हेलो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर में से अगर आप देखो तो एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ नहीं आता और इस चैप्टर में बताया क्या गया है, एक ओवरव्यू दिया गया है कि आप क्लास 11th में, क्लास 12th में क्या क्या पढ़ने वाले हो। वो एक टीज़र या एक ट्रेलर की बात कर सकते हो आप। लेकिन वो कहते हैं ना कि फ्यूचर में मत जियो ना, प्रेजेंट में देखो क्या चल रहा है। करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, काफ़ी कुछ करेंगे, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना ही करेंगे। बेटा बहुत सारे चैप्टर हैं आपके पास, 15 चैप्टर हैं, उनमें बहुत सारा कंटेंट है। तो जब करेंगे अपने आप पता चल जाएगा ना, तो पहले क्यों सिरदर्दी लेनी बेटा। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखो क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फिजिक्स वर्ड है ना जो कम्स फ्रॉम दी ग्रीक वर्ड फुजिस। इसका मतलब क्या है, विच मीन्स नेचर। भाई फिजिक्स जो वर्ड है एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड फुजिस से आया, जिसका मतलब नेचर है। मतलब अगर आप फिजिक्स को समझना चाहते हो तो आपको नेचर को समझना पड़ेगा। अब नेचर को समझना है और मुझे आप एक बात बताइए कि क्या किसी की नेचर को अच्छे से समझा जा सकता है। पहले तो इंसानों की बात कर लो। कोई इंसान आपके साथ बचपन से चला रहा है, आपका बहुत बढ़िया फ्रेंड है, फिर भी आप उसकी नेचर के बारे में श्योर नहीं हो। उसकी नेचर कभी भी बदल सकती है, उसका बिहेवियर कभी भी बदल सकता है। तो नेचर तो अच्छे से बता ही नहीं पाते ना, और ना ही किसी की नेचर अच्छे से पता चलती है। तो यानी कि फिजिक्स के लिए भी ये वर्ड बिल्कुल ठीक है कि इसके बारे में 100% जानना, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। काफ़ी हद तक जान रहे हैं धीरे धीरे, और हमें ये भी नहीं पता कि जो अब तक जाना वो बिल्कुल ठीक भी है या फिर नहीं। वो एक स्पेशल केस हो सकता है। असल में तो क्या बात, कहानी कुछ और ही। ऐसे भी तो कोई लोग होते हैं ना कि दिखने में और अंदर से और, क्या पता अभी हमने जो फिजिक्स का दिल है अंदर से उसको देखे ही ना, और शायद इतनी जल्दी देख भी ना पाए। देखो आपको अगर पता होगा तो एटम का एक मॉडल था, जे थॉमसन ने दिया था। उस मॉडल में उसने क्या बताया था कि जो एटम है वो एक वाटरमेलन की तरह है, या फिर एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया था कि एटम ऐसा है जैसे खीर में काजू मिश्री, ठीक है ना, काजू बादाम पड़े हों। ये मॉडल उसने दिया और काफ़ी सालों तक चला, ठीक है ना, काफ़ी सालों तक चला, लोग सही मानते आ रहे थे। बाद में रदरफोर्ड आया, उसका नज़रिया अलग था, उसने एक्सपेरिमेंट किए, उसने देखा अच्छा ये ऐसा नहीं है जैसे जे थॉमसन ने बताया था, ये तो कुछ और ही है। तो मतलब वहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। इतने साल गलत पढ़ रहे थे। लेकिन मेन बात ये है कि आप उस बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते जिसने वो मॉडल बताया था, यानी कि जे थॉमसन। आप एक नई फील्ड में कुछ सोच रहे हो ना, इतना ही बहुत होता है। अगर जे थॉमसन ने ना सोचा होता, रदरफोर्ड ने वो एक्सपेरिमेंट किया ही ना होता उसको वेरीफाई करने के लिए। मतलब किसी नए रास्ते पर पहला कदम उठाना ही मुश्किल होता है। अब वो अच्छे से लिया गया है कि नहीं लिया गया वो बात अलग है। हिम्मत तो की है ना, अब एक डायरेक्शन तो मिलेगी कि इस डायरेक्शन में जाया जा सकता है। तो मेन बात ये है। तो अब हम नेचर को समझने जा रहे हैं। तो इसके बाद कि हम कुछ प्रिंसिपल करते हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, यहां पर करते हैं। पहला प्रिंसिपल है बेटा यूनिफिकेशन, और दूसरा प्रिंसिपल है फिजिक्स का रिडक्शन।
यूनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल phenomena with few concepts and law। अब ये देखो ध्यान से, ये कहता है यूनिफिकेशन का मतलब है कि आप फिजिक्स में बहुत सारी बातों को कुछ ही कंसेप्ट से और कुछ ही लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हो, या हमें करना चाहिए। हमें सोच ऐसी रखनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कम से कम मेथड से कम लॉ से कम फॉर्मूलों से एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि सर ऐसा कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, मान लो अब देखो ध्यान से, अगर मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऐसे नीचे छोड़ता हूँ, अब ये यहाँ पर था, जैसे मैंने छोड़ा मान लो हवा में आ गया, इस पर किसने एक्ट किया, ये नीचे क्यों गिरा? आप कहोगे सर बचपन वाली बात है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, ठीक है। अब दूसरी बात, आपकी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है, क्यों लगाती है? आप कहोगे सर ये भी ग्रेविटी का काम है, नहीं पता क्या? पता होगा आई थिंक, तो ये भी ग्रेविटी का काम है। अब देखो ध्यान से, अर्थ के अराउंड बहुत सारी सैटेलाइट है, अलग अलग देश ने अपनी अलग अलग सैटेलाइट भेजी हुई है, और एक देश ने एक ही नहीं बहुत सारी सैटेलाइट भेजी हुई है। अब अर्थ के अराउंड, जैसे ये आपकी अर्थ है मान लो, इस अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट बेटा घूम रही है, ऐसे चक्कर काट रही है मान लो, ठीक है ना। ये इस अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट चक्कर काट रही है, एक नहीं होती बहुत सारी होती हैं, इसकी वजह क्या है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशन लो। तो यानी कि इन 3-4 चीज़ें तो बेटा मैंने आपको अभी बता दी, ना जाने और कितनी, इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे हम एक ही लॉ से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लिख सकते हैं क्या? फ्री फॉल ऑफ बॉल का नीचे गिरना, या मार्कर पेन एप्पल कुछ भी लगा लो, ठीक है ना। अर्थ रिवॉल्व अराउंड दी सन, और सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ। ये सारे कंसेप्ट, all these can be explained with law of ग्रेविटेशन। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। जैसे आपने क्या देखा, आपको लगता होगा इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड एक अलग चीज़ है, और ये रे ऑप्टिक्स सर वो लेंस लूंस वाली कहानियाँ वो अलग चीज़ है। मैक्सवेल ने ना 4 इक्वेशन दी और इन सभी को इकट्ठा करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना दी। 12th क्लास में पढ़ेंगे, टेंशन करने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ हमारी अप्रोच यही रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम से कम लॉ से फॉर्मूलों से करने की कोशिश करना। आई थिंक ये समझ आया होगा बेटा आपको। अब जैसे देखो ना, लॉ ऑफ मोशन है, आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये जो लॉ ऑफ मोशन है ये अर्थ पर चलने वाली चीज़ों के लिए भी सेम है, और आकाश में, ठीक है ना, स्पेस में जो चीज़ें हैं उनके लिए भी सेम है। अब स्पेस में क्या है, ठीक है ना, जो प्लैनेट हैं वो मोशन में हैं, अर्थ हमारी मोशन में है, अर्थ के ऊपर जो चीज़ें हैं बेटा वो भी मोशन में है मान लो। तो इन सब के लिए वो लॉ सेम है, यानी कि अर्थ से बाहर चले जाओगे तो अलग है। कोई बॉडी जिसका सरफेस पत्थर से बना हुआ है उसके लिए अलग है, कोई बॉडी जिसका सरफेस
मिट्टी से बना उसके लड़के ना, सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम। तो ये है इसका निचोड़, मेन बात। अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन में क्या होता है? टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ब्रेक इट इनटू सिंपल पार्ट। अगर आपके पास कोई मुश्किल चीज़ आ गई, ठीक है ना, मान लो ये पंखा है, इस पंखे को आपने स्टडी करना, आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है ये बंद है। बंद क्यों है सर? गर्मी लगती है, फिर भी बंद किया हुआ है, आवाज़ आती है ना, इसलिए। मान लो इस पंखे को आपने स्टडी करना, ये पंखा है क्या, इस पंखे के अंदर जाओगे, ठीक है ना, इसके अंदर जाकर आप एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ कर देखो उसको, ऐसे नहीं कि थोड़ी सी तोड़ तोड़ कर, मेंटली थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसको एक एक पार्ट को अलग करके आपने समझना है। तो जब एक एक पार्ट के ऊपर आप ध्यान दोगे तो वो चीज़ आसान हो जाएगी। एक एक स्मॉल से पार्ट के ऊपर आपने ध्यान देना है। अब एक फिजिक्स का सिलेबस है, मान लो 11th क्लास है, 15 चैप्टर हैं आपके। अब इन 15 चैप्टर में से, ठीक है ना, अगर आप 15 को इकट्ठा देखोगे तो इतना ज़्यादा सिलेबस कैसे करेंगे। लेकिन आप पहले तो क्या करो, 15 चैप्टर को मत देखो, एक एक चैप्टर करके पढ़ना है। एक एक चैप्टर को भी अगर आप तोड़कर देखते हो तो आपको एक एक कंसेप्ट समझना है। जब आप एक एक कंसेप्ट समझते हुए चलोगे तो कब एक चैप्टर हो जाएगा पता नहीं चलेगा, कब 2 चैप्टर हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, और कब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा पता नहीं चलेगा। आप 15 चैप्टर को देख रहे हो, आप उसको तोड़कर देखो। तो ये काम है रिडक्शन का, ठीक है। एक बार देख लें वॉइस रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, कहीं ये हो कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही। हाँ जी हो रही है, चल रहा काम, माइक खराब हो गया। चलो, तो रिडक्शन के बारे में ये उम्मीद है कि आप कर सकते हो। जैसे ना आप न्यूमेरिकल करते हो फिजिक्स में, करोगे आगे जाकर, तो न्यूमेरिकल पकड़ा, तो न्यूमेरिकल जब आपने देखा तो जितना को समझ आता बेटा उसको उतना को करो, और अगर उतना कर लोगे उसके बाद आपको उससे आगे दिखाई देगा। एक बहुत ही प्यारी लाइन है, वो क्या है कि जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश करो, उससे आगे का रास्ता शायद वहाँ पर खड़े होकर दिखाई दे, हो सकता है ना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने ये सब लिख लिया होगा। इसको करते हैं साफ और फिर आगे देखते हैं। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहां पर बना लेते हैं, डोमेन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के डोमेन क्या क्या है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं। तो पहला आता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन, मैक्रोस्कोपिक। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपका आता है माइक्रोस्कोपिक, और एक नया है बेटा जो कम बताया जाता है मेसोस्कोपिक। मेसोस्कोपिक ऐसे आई थी, हाँ यही है। तो मेसोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, हल्का हल्का सा फर्क क्या है, हाँ अभी समझते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्या है? अब सिंपल लैंग्वेज में हम अगर आपको बताएं, देखो सिंपल लैंग्वेज में तो जिस फेनोमेना को नेक्ड आई से देख सके, हमारे सिलेबस में ही 2 है, इसका नाम ही काफ़ी है, नाम चलता है भाई, इसका नाम ही काफ़ी है। जिस फेनोमेना को नेक्ड आई से देख सकें वो मैक्रोस्कोपिक, जिसे ना देख सकें बेटा वो माइक्रोस्कोपिक। तो जिसे
नेक आई से ना देख सके। इसमें बेटा कौन से स्केल यूज होते हैं? लैबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल, एस्ट्रोनॉमिकल, इसमें ये स्केल यूज होते हैं। लैब जो आप नॉर्मल लैब में स्केल यूज करते हो, और टेरेस्ट्रियल एस्ट्रोनॉमिकल स्केल चंदा मामा को देखने के लिए, स्पेस में बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं बेटा उनको देखने के लिए, तो बड़े स्केल आएंगे ना, बड़े लाइट ईयर में डिस्टेंस को कवर करेंगे, तो उसमें ये आता है। माइक्रोस्कोपिक में क्या आता है बेटा? माइक्रोस्कोपिक में आपका आता है न्यूक्लियर, एटॉमिक, मोलिक्यूलर्स, इसमें ये आता है। मतलब अगर आप एक एटम को स्टडी कर रहे हो, न्यूक्लियर को कर रहे हो, मॉलिक्यूल को कर रहे हो, तो उस केस में ये आ जाता है, ठीक है ना। और मेजोस्कोपिक में क्या होता है? जैसे आपके 10 से लेकर 100 तक अगर आइटम इकट्ठे बैठे हुए हैं, उस केस में हम इसे स्टडी करते हैं। मतलब इससे थोड़ा सा छोटा और इससे थोड़ा सा बड़ा स्केल आ जाएगा। ये अभी ज़्यादा चर्चा में नहीं है, ट्रेंडिंग में नहीं है, तो फिर भी हम लिख सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत बता दिया मैंने आपको। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये जो माइक्रोस्कोपिक है बेटा, ये होती है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स पुरानी फिजिक्स है बेटा, पुरानी फिजिक्स। पुरानी फिजिक्स तो वही थी ना जो नेकेड आई से देख सकते हैं। बताओ पुराने ज़माने में कौन से टेलीस्कोप हुआ करते थे, ठीक है ना? कौन सा आप इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर सकते थे, कौन सा आप एटम को स्टडी कर सकते, नहीं ना। इसे क्लासिकल फिजिक्स बोल देते हैं। ये है आपकी, यहाँ पर लिखें, क्वांटम फिजिक्स, यहाँ से शैडो आएगी, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स मतलब जब एटॉमिक लेवल पर बात करते हो। एक आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, आंटमैन, चलो आंटमैन, ठीक है। अब उसमें वो एक सूट बनाते हैं जिसमें वो चींटी की जैसा बन जाता है, चींटी की जैसा, मतलब उसकी डायमेंशन को, उसके साइज को छोटा कर दिया जाता है। देख लेना जाकर, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद ना हम करते हैं फंडामेंटल फोर्स, कि नेचर में फंडामेंटल फोर्स कितनी है। जैसे इंग्लिश में अगर मैं ये लिखूं एन, ये ए और एम से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं लिखूं यूनिक, एकेडमी, तो ये इससे इन सभी लेटर से मिलकर बना हुआ है। और फंडामेंटल कितने हैं? कुछ रिपीट भी हो रहे हैं ना। इंग्लिश में फंडामेंटल जो अल्फ़ाबेट है वो कितने हैं? 26 हैं। वो 26 को किसी से नहीं बना सकते आप, लेकिन बाकी सारे वर्ड उन्हीं 26 से मिलकर बन जाएंगे। ऐसी बेटा नेचर में फोर्स हैं। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, बाकी फोर्स इसी से मिलकर बन जाएंगी। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो पहले नंबर पर आपकी आती है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरे नंबर पर आती है आपकी, मान लो, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और चौथे नंबर पर लिख सकते हैं बेटा आपकी स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा आप करोगे 11th क्लास में, और वीक न्यूक्लियर फोर्स बेटा 12th क्लास में हल्का सा शायद जिक्र हो, क्योंकि सिलेबस में से कटे हैं ना कुछ टॉपिक, तो उनमें एक ये भी आई थी। तो ये आप 12th में पढ़ोगे और ये भी आप 12th में। ठीक है, अब ये जो फोर्स होती है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो मास के बीच में लगती है। इसका फॉर्मूला भी शायद आपको याद हो इस फोर्स का, G m1m2/r²। और ये फोर्स जो होती है ये दो चार्ज के बीच में लगती है, जैसे कूलम्स फोर्स होती है K(Q1Q2)/r²। इसमें और भी थोड़े से पंगे हैं, साथ में लॉरेंस फोर्स भी लेते हैं, इधर उधर की बातें हैं। इनके कोई अच्छे से फॉर्मूले हैं नहीं, अभी तक मिले नहीं हैं साइंटिस्टों को भी। तो ये है। अब एक छोटी सी बात नोट करने वाले, कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं, इसके नाम पूछ सकता है, इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी फोर्स है, सबसे वीक कौन सी फोर्स है। तो ध्यान दें, अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब सबसे वीक ये ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो नीचे आते आते जो स्ट्रेंथ है बेटा वो आपकी इंक्रीज हो रही है, नीचे आते आते स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ये याद रखना। ऊपर वाली सबसे वीक, नीचे वाली उससे स्ट्रॉन्ग, ये उससे स्ट्रॉन्ग, ये सबसे स्ट्रॉन्ग। तो इस चैप्टर में इतना ही। और अगर आप अच्छे से देख लोगे, नोट्स बना लेना बेटा थोड़े बहुत, और यूनिफिकेशन और रिडक्शन को अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो एक ना कई बार हम बहाने बहुत ढूंढते हैं काम ना करने के। वैसे मैं कभी कभी शायरी भी लिख लेता हूँ, तो एक शायरी है आपके लिए, शायद आप मोटिवेट हो जाओ, कि पंजाबी में सुनाएंगे, ठीक है। मैं भी करीब हाँ किन्ना ज़्यादा मंजिलां दे, दो कदम ने तुर लै दिला अगे नूं, जे कुछ पाण दी इच्छा तां जूझना पैना है, कुछ नहीं हासिल होना कंफर्ट जोन छड्डे तो, बिना पैरां तो लोकी रेसां जितदे वेखे ने, बिना हत्थां तो लोकी लिखदे वेखे ने, सब कुछ साडे कोल बहाने लाउंदे आ, मेहनत दे नाल नसीब बदलदे वेखे मैं। ठीक है।